पॉलिटिकल साइंस में कंडक्ट किए जाने वाले किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, फिर चाहे वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो या सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू बेस्ड एग्ज़ाम हो, you need to have knowledge of as many thinkers as possible. Please note, thinkers are the gateway to a subject. You cannot master a subject without mastering the ideas and arguments of thinkers of that particular subject. And in international relations and political science, there are many thinkers. कुछ thinkers हैं जिनके नाम आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, लेकिन majority of the thinkers, their names, their works, it is not mentioned directly in your syllabus. Still, you need to understand these thinkers also. तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के थिंकर्स को समझने के इस सीरीज़ में हम आज एक और नाम को जोड़ते हैं. द इंटरनेशनल रिलेशंस थिंकर विच वी आर गोइंग टू डील टुडे, विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे, दैट थिंकर इज एडवर्ड हैलेट कार और E.H. कार, one of the most famous, most renowned, most read international relations thinker, E.H. Carr. He is noted in the field of international relations for his magnum opus, for his classic work 20 Years Crisis. E.H. Carr का जन्म 1892 में लंदन के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ. E.H. Carr ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की. The year he graduated from Cambridge University is also the year when World War I started. World War I के दौरान E.H. Carr ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन करते हैं. वर्ल्ड वॉर I के एंड में जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी E.H. Carr ब्रिटेन के ओर से पार्टिसिपेट करते हैं. ही अटेंडेड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस. तो E.H. Carr की अभी तक की लाइफ जर्नी को अगर हम देखें तो इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि उनके पास प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का अच्छा अनुभव था. ही न्यू हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्कड, और अपने इन्हीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए, अपने इन्हीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ E.H. Carr 1936 में फॉरेन ऑफिस से रिजाइन करते हैं और एकेडमिक्स को ज्वाइन करते हैं. ही ज्वाइंस एकेडमिक्स इन द ईयर 1936, एंड इन 1936 ओनली he is appointed as Woodrow Wilson Professor of International Politics at the University College of Wales. जब वर्ल्ड वॉर II की शुरुआत हुई तब E.H. Carr टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर के रूप में भी कुछ समय के लिए काम करते हैं. 1957 में वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वापस आते हैं. यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन E.H. Carr ने सोवियत यूनियन को अपने इंटरेस्ट एरिया के रूप में चुना था. अपने पूरे एकेडमिक करियर में उनका जो रिसर्च एरिया था, उनका जो इंटरेस्ट एरिया था, वो था सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन के ऊपर उन्होंने 14 वॉल्यूम की किताब लिखी. 14 बुक्स उन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर लिखे. E.H. Carr के और भी कई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बुक्स हैं, और इन सभी बुक्स का एक लिस्ट आपके सामने है स्क्रीन पर. हम इन सभी बुक्स को डिस्कस नहीं करेंगे. इन बुक्स में जो बुक हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जो बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी बुक को डिस्कस करेंगे. एंड द बुक इज 20 Years Crisis. 20 Years Crisis ये बुक एक क्रिटिक है. इस चीज़ का क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न डिप्लोमेसी प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड. मेजर यूरोपियन पावर्स, खासकर ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर I के बाद से लेकर वर्ल्ड वॉर II के शुरू होने से पहले तक, नाउ दिस इज द पीरियड विच वी कॉल इंटर वॉर पीरियड, द टाइम पीरियड बिटवीन एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर I एंड द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर II. तो वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर I के एंड के बाद से लेकर वर्ल्ड वॉर II के शुरू होने से पहले तक जिस तरह से अपने फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया, इन कंट्रीज़ के द्वारा जिस तरह से अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाया गया, ओके, जिन प्रिंसिपल्स के आधार पर ये कंट्रीज़ अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करती हैं, बनाती हैं, जिन गोल्स को परस्यू करती हैं, जिन फॉरेन पॉलिसी गोल्स को ये कंट्रीज़ परस्यू करती हैं. 20 Years Crisis, ओके, इन सभी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, इन सभी फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स, इन सभी फॉरेन पॉलिसी गोल्स का एक सिवियर क्रिटिक है. इन अ नटशेल यू कैन से दैट द वे Western countries, especially Britain, the way these countries conducted their foreign policy, the way they practiced diplomacy during the interwar period, 20 Years Crisis is a critique of that. अब सवाल है क्रिटिसिज्म क्यों E.H. Carr ने इंटरवॉर पीरियड के पूरे वेस्टर्न डिप्लोमेसी को क्रिटिसाइज किया? आंसर इज वेरी सिंपल. E.H. Carr regarded this mode of diplomacy, the kind of diplomacy that was practiced during interwar period, E.H. Carr regarded this mode of diplomacy, this style of diplomacy as idealist or utopian. उन्होंने कहा कि this diplomacy, this sort of foreign policy making, it is idealist in nature, it is utopian in nature. E.H. Carr ने सिर्फ वेस्टर्न डिप्लोमेसी को ही यूटोपियन नहीं कहा, बल्कि उस वक्त, दैट मीन्स इंटरवॉर पीरियड में, इंटरनेशनल रिलेशन के यंग डिसिप्लिन में, दैट टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस वाज अ यंग डिसिप्लिन, जस्ट इट हैज इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज. सो इंटरनेशनल रिलेशंस के यंग डिसिप्लिन में उस वक्त जो प्रिवेलेंट मेजर आइडियाज, मेजर अप्रोचेज और थियरीज थी, इन्हें भी E.H. Carr यूटोपियन कहते हैं.
क्योंकि इन्हीं थियरीज और इन्हीं अप्रोचेस को आधार बनाकर वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर ब्रिटेन, ये अपने फॉरेन पॉलिसीज को फ्रेम कर रहे थे, डिप्लोमेसी को कंडक्ट कर रहे थे। तो ईएचकार ने इंटरवॉर पीरियड में जो डोमिनेंट इंटरनेशनल रिलेशंस थियरीज हैं, जो डोमिनेंट इंटरनेशनल रिलेशंस अप्रोचेस एंड आइडियाज हैं, उन्हें भी ईएचकार ने यूटोपियन कहा, आइडलिस्ट कहा। यहां पर आपको समझना है कि यूटोपियन और आइडलिस्ट, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ यूटोपियन और बीइंग एन आइडलिस्ट। देखिए, यूटोपियन या आइडलिस्ट ये उस अप्रोच को कहते हैं जहां जहां आपका फोकस क्या है से ज्यादा क्या होना चाहिए इसके ऊपर होगा। यू आर गोइंग टू बी मोर कंसर्न नॉट अबाउट what is, what exists, but about what should be, what ought to be. You are a utopian, you are an idealist. If you do not focus on the hard and real facts of life and reality, you ignore the reality, you ignore what is for the sake of what should be, okay, what ought to be, then you are an idealist. International relations during interwar period, it was more prescriptive in nature, more normative in nature. It ignored how states actually behaved and focused more upon how states should behave or how to reform or transform the state behavior, the behavior of states in international relations. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है, इंटरनेशनल सिस्टम कैसी है, इसके ऊपर फोकस नहीं था। फोकस था कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसी होनी चाहिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम है इसे हम कैसे रिफॉर्म करें। नाउ ये कुछ क्लेम्स हैं जिन क्लेम्स को ईएचकार के द्वारा 20 years क्राइसिस में किया गया, that the whole interwar period diplomacy was utopian in nature, idealist in nature, the international relations theory of interwar period, the international relation approach of interwar period, that was idealist in nature, utopian in nature. These were the claims which were put forward by E.H. Carr. But he needed to prove it. उन्हें ये prove करना था that how this is so. If he is saying that interwar diplomacy was utopian, was idealist, then he had to show and he had to prove that how it was utopian and how it was idealist. And E.H. Carr does this. E.H. Carr proves his point by taking example from past. वो इस बात को प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं इसे समझिए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप के मेजर पावर्स को लगा कि वर्ल्ड वॉर 1 जैसी घटना को, वर्ल्ड वॉर 1 जैसे वॉर को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज के बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट कर सके। ये जो आइडिया है या ये जो आर्ग्यूमेंट है दैट वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच कैन कंट्रोल एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ फ्यूचर टोटल वॉर लाइक वर्ल्ड वॉर 1। ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट इस अजम्पशन पर बेस्ड था, इस अजम्पशन पर बेस्ड था कि कंट्रीज के बीच वॉर तब होती है। नाउ यू मेक एन आर्ग्यूमेंट, you make a point and your point is going to be based on some assumption. तो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट रखा जा रहा है that you need an international organization to control and regulate the behavior of the countries in order to prevent another war, इस आर्ग्यूमेंट के पीछे जो assumption है वो assumption ये था कि कंट्रीज के बीच वॉर तब होती है। Why countries fight? Why countries go for war? Why do we have conflict among countries? The assumption was this that कंट्रीज के बीच वॉर तब होती है जब एक कंट्री अपने बाउंड्री को क्रॉस करके किसी दूसरे कंट्री के बाउंड्री या इंटरनल मैटर में इंटरवीन करती है। अगर कंट्रीज की बॉर्डर्स वायोलेट होंगी, अगर कंट्रीज की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायोलेट होंगी, तो इस वायोलेशन का, द वायोलेशन ऑफ द बॉर्डर्स एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ कंट्रीज, इस वायोलेशन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा वॉर। सो हाउ वॉर हैपन? व्हाई कंट्रीज फाइट? कंट्रीज फाइट टू अवेंज द वायोलेशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, द वायोलेशन ऑफ देयर बॉर्डर्स। तो अगर हम वॉर को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो वॉर को प्रिवेंट करने के लिए हमें बस ये इंश्योर करना है, हमें बस इस बात को इंश्योर करने की जरूरत है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के बॉर्डर को ट्रांसग्रेस ना करे। देयर इज नो ट्रांसग्रेशन, देयर इज नो वायोलेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर किसी कंट्री के द्वारा ये किया जाता है, इस तरह के ट्रांसग्रेशन को परफॉर्म किया जाता है, इस तरह से किसी दूसरे कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायोलेट किया जाता है, तो फिर उस कंट्री को हम अग्रेसर कहेंगे। That country is going to be regarded as an aggressor, and all the other countries of the world should come together to punish that aggressor, to punish that violator, to punish that country. How to punish it? Either through economic sanctions or by use of force. अगर हम इस तरह के अरेंजमेंट को बिल्ड करने में सक्सेसफुल होते हैं, so in this way we can prevent war or we can abolish war. League of Nations, which was established after World War I, League of Nations was created by Western power to do exactly this. इसी assumption को आधार बनाकर League of Nations को create किया गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। बट लीग ऑफ नेशन फेल्ड। लीग ऑफ नेशन फेल्ड एंड वी कुड नॉट प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम हैपनिंग। व्हाई लीग ऑफ नेशन फेल्ड एंड व्हाई वी कुड नॉट प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम हैपनिंग? ईएच कार कहते हैं कि लीग ऑफ नेशन फेल्ड, लीग ऑफ नेशन फेल हुआ simply because the assumptions behind the formation of League of Nations,
the principles on which the League of Nations was based, all these assumptions were flawed and wrong. All these assumptions were utopian. इन्हीं assumptions को E.H. Carr यूटोपियन कहते हैं, आइडलिस्ट कहते हैं. ये assumptions ही गलत थे. मैंने कहा ना, you make a point, you put an argument, and behind that point, behind that argument, there will be some assumption. And if your assumption is wrong, then your argument is also going to be wrong. The point that you are making, that is also going to be wrong. E.H. Carr यही कहते हैं. Why League of Nations failed? Why the Western diplomacy during interwar period failed? Simply because the assumptions on which these diplomacy were based, League of Nations was based, the assumptions were wrong. ये assumptions ही गलत थे. Problem in assumptions में थी. और ये assumptions कैसे थे? These assumptions were utopian in nature, idealist in nature. E.H. Carr कहते हैं. Now he gives the right assumption over here. वो अब यहाँ पर ये बताएंगे कि you just look into countries and you will get the right assumption. You will get to know how country actually behave in international politics. E.H. Carr कहते हैं कि international system is not just about a set of countries where each country has fixed territorial boundary and all what is required is to make these country respect each other's territorial boundary. This is not the case. E.H. Carr कहते हैं कि international system is not simply collection of countries. ये simply countries का एक समूह, एक ग्रुप नहीं है जहां हर कंट्री की अपनी एक फिक्स्ड टेरिटोरियल बाउंड्री है और सभी कंट्री को एक दूसरे के टेरिटोरियल बाउंड्री को रेस्पेक्ट करना है. दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इंटरनेशनल सिस्टम इज. E.H. Carr कहते हैं कि अगर आप ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, इफ यू लुक इनटू द ग्राउंड रियलिटी, you will come to understand that international system, it represents a status quo, a world order. इंटरनेशनल सिस्टम हमेशा एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, एक वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है. एक ऐसा स्टेटस को जिस वर्ल्ड ऑर्डर को किन्हीं कंट्रीज के द्वारा बनाया गया होगा. एक ऐसा स्टेटस को, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जहां कुछ कंट्रीज रूल मेकर के पोजीशन पे होंगी और जो बाकी कंट्रीज हैं वे रूल टेकर के पोजीशन पर होंगी या रूल फॉलोअर के पोजीशन पर होंगी. अ स्टेटस को और अ वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय सम कंट्रीज हु गेट्स द पावर, gets the position to decide what are going to be the rules. Rules क्या होंगे, norms क्या होंगे. This is decided by few countries. So international system, it is not just collection of countries. It represents a status quo. It represents a world order. And in this status quo, in this world order, some countries are going to be rule maker and the rest of the countries are going to be rule taker. Now ये जो status quo है, ये जो world order है, it is very obvious that it is not going to benefit all the countries of the world equally. कोई भी status quo, कोई भी world order हर country को equally benefit नहीं कर सकता. Some countries will be benefited more than the other countries. कुछ countries के पास ज़्यादा benefit होंगे as compared to other countries. Now, those who will benefit more, जिन्हें एक particular status quo से ज़्यादा benefit हासिल हो रहा है, ज़्यादा advantage मिल रहा है, these countries would like to preserve the status quo or these countries would like to preserve the world order. लेकिन वे countries जिन्हें उतना benefit नहीं मिल रहा, उतना advantage नहीं मिल रहा एक particular world order, एक particular status quo से, ये countries इस status quo को बदलना चाहेंगी, इसे चेंज करना चाहेंगी. तो इंटरनेशनल सिस्टम में आपको समझना है, इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा दो तरह की कंट्रीज होंगी. एक जो स्टेटस को बनाए रखना चाहेंगी और दूसरी जो इसे बदलना चाहेंगी. देयर विल ऑलवेज बी टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज, वन हु वुड ट्राई टू डिफेंड द स्टेटस को, द डिफेंडर्स, एंड अदर्स हु वुड ट्राई टू चैलेंज द स्टेटस को, द चैलेंजर्स. This is the actual ground reality. This is how international politics work. And this is the real source of conflict and war. The tension between the defender of the status quo and the challenger of the status quo. E.H. Carr ने कहा कि आप वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल रूल्स या इंटरनेशनल लॉज के माध्यम से प्रिवेंट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते. आप वॉर को किसी यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल को अपील करके भी अवॉइड नहीं कर सकते. आप वॉर को तभी अवॉइड कर सकते हैं जब इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेटस को के डिफेंडर और स्टेटस को के चैलेंजर के बीच एक बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करेगा. देयर इज गोइंग टू बी अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द डिफेंडर्स एंड द चैलेंजर ऑफ अ स्टेटस को. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरनेशनल सिस्टम के जो डिफेंडर्स होंगे, स्टेटस को के जो डिफेंडर्स होंगे, इनके द्वारा चैलेंजर्स को थोड़ा कंसेशन भी दिया जाएगा. गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चलेगा डिफेंडर्स और चैलेंजर्स के बीच. कभी कभी डिफेंडर्स को, जो स्टेटस को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा कंसेशन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि जो चैलेंजर्स है वो शांत रहें, वो सेटिस्फाइड रहे. तो ये बहुत ही डेलिकेट एक बैलेंस है. ओके, इस डेलिकेट बैलेंस को आप इंटरनेशनल लॉज या इंटरनेशनल रूल्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से मेंटेन नहीं कर सकते. ये जो गिव एंड टेक रिलेशन है डिफेंडर्स और चैलेंजर के बीच, ये जो कंसेशन का रिलेशन है, ये बहुत डायनामिक होता है. इसे एस्टैब्लिश करना पड़ता है. एंड द ओनली वे यू कैन एस्टैब्लिश दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप
is not through utopian universal principles or not through international laws and international rules or international organization. The only way is realist diplomacy. इस तरह के अरेंजमेंट को अचीव करने का एकमात्र तरीका है डिप्लोमेसी, प्योर रियलिस्ट डिप्लोमेसी. रियलिस्ट डिप्लोमेसी which would be rooted in the hard facts and ground realities of international politics. अगर कंट्रीज ये करती हैं या इस बात को समझती हैं तभी जाकर वॉर को अवॉइड किया जा सकता है. सो ये कुछ ब्यूटीफुल पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि एच कार के द्वारा उनकी बुक 20 Years Crisis में रखे गए. आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.